हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप लोग जल्दी से आ जाइए और आज की क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डीएलएड के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये टेस्ट नंबर होगा दोस्तों 4। इसके पहले 3 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है न्यू बैच का, और सारे सवाल जो है दोस्तों आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर के 8 तक से आपको लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेली आपकी जो टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से होती है, तो ये सारे सवाल को आपको कवर करना है, पूरा वीडियो देखना है, और डेली आपको 9 बजे से टेस्ट चलता है। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस यहाँ पर सारे मटेरियल मिल जाएंगे, डीएलएड का, समान अध्ययन का, है ना, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, सभी चीज़ का आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। जिसमें जो हमारे नए शिक्षक अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मात्र अभी 399 चार्ज है, और जो पुराने शिक्षक हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं अगर वो दोबारा नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 201 उनको चार्ज लगेगा, है ना, पुराने शिक्षक को, तभी उनको फिर सारे मटेरियल मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये नया टेस्ट है दोस्तों, है ना। पहले वाला टेस्ट जो हुआ था लगभग 100 से ज़्यादा टेस्ट हुआ था, ये अलग टेस्ट है, वो अलग टेस्ट था। शुरू किया जाए आज की क्लास का। सेट नंबर ये आपका 4 है, और बताइएगा आज का पहला सवाल है। अच्छा, इसमें आंसर भी रह गया है, हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। ऐसे 1-2 में आपका आंसर होगा, है ना। मैं आंसर सबका हटा दिया हूँ, और इसका पीडीएफ जो मिलेगा आप लोग को तो उसमें आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट में आंसर जब दिख जाता है तो फिर टेस्ट देने का मज़ा नहीं आता है ना। तो आप क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बच्चों द्वारा स्कूल छोड़े जाने के शैक्षिक कारणों में से है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, 10th पास किए स्कूल छोड़ दिया, बहुत सारे बच्चे 8th पास करके स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है कि दोषपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था, या शिक्षकों की कमी की वजह से, या अरुचिकर शिक्षण प्रणाली की वजह से। देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो कुछ आर्थिक कारण भी होता है, सामाजिक कारण भी है, अरुचिकर शिक्षण प्रणाली भी है, शिक्षकों की कमी भी है, दोषपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था भी है, और भी बहुत सारे कारण हैं इसके, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी, यानी कि 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि विद्यालयों में छात्रों की अनुपस्थिति के सामाजिक कारणों महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय में छात्रों की अनुपस्थिति के सामाजिक कारण कौन से महत्वपूर्ण है? ठीक है, अनुपस्थिति के, है ना, अनुपस्थिति के सामाजिक कारण क्या है? तो अशिक्षित माता पिता है, या फिर सामाजिक कुरीतियां भी है, या फिर बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो चारों ऑप्शन ध्यान से आपको देखना है। देखिए सामाजिक कारण पूछ रहा है हमसे, तो सामाजिक कारण में अशिक्षित माता पिता भी हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे के माता पिता जो हैं वो अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अपने बच्चे को भी उस अनुसार से नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको शिक्षा का महत्व ही नहीं पता है। सामाजिक कुरीतियां भी बहुत सारी है कि समाज में जो लड़कियां हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपको दिया गया है कि बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, लड़कों को भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता है, लेकिन आज के समय में इसमें सुधार आया है, लेकिन फिर भी ये अभी कारण है, सामाजिक कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 से अधिक, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, और गुड इवनिंग सभी लोगों को। 9 बज गई है, 9 बजे से आपको बिल्कुल आ जाना है। 9 बजे आपको लिंक उपलब्ध हो जाता है ग्रुप में भी, और उसके अलावा जो लोग ग्रुप में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मतलब कि लिंक मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको ग्रुप में ऐड होना होगा और पेमेंट करना होगा, तभी आपको मटेरियल मिल पाएगा। प्रश्न है 3 नंबर की, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं
उसे वे भूले नहीं। सब लोग यही चाहता है कि जो बच्चों को हम पढ़ाए हैं वो बच्चे भूले नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे या फिर पुराने ज्ञान को दोहराएंगे या नवीन परिस्थितियों में अर्जित रोल का प्रयोग करेंगे या फिर उपयुक्त तीनों कार्य करेंगे। तो बिल्कुल बात है, अगर बच्चा नहीं भूले, मैं भी आप लोग को कहता हूँ बार बार कि आप क्या करना है, जो पुराना पढ़ाया गया है उसको आपको रिवीजन करते रहना है, उसको दोहराते रहना है। या फिर गृह कार्य देने से भी इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है ना। ऐसे तो गृह कार्य आप लोग का यही है कि आप लोग क्या करना है, पीछे वाले को पढ़ते रहना है। नवीन परिस्थितियों में अर्जित रोल का प्रयोग करेंगे या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों इसमें भी सही है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कह रहा है कि छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे। अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए हमें कौन सा उपाय अपनाना चाहिए बच्चों के। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया गया है कि उनसे प्रश्न करके उसका उत्तर देंगे या फिर उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि उनको वस्तुनिष्ठ हाँ, इसमें देखिए आपका ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ, उसमें ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था, उनको वस्तुनिष्ठ गृह कार्य के लिए देंगे या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना, छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे, ये पूछ रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। ठीक है, आंसर नंबर आपका इसका 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए आप लोग अपना अपना जवाब भी देते चलिएगा, है ना, 4 का ए या फिर 4 का बी या फिर 3 का ए 3 का बी, है ना, सी या होगा डी होगा, है ना। कमेंट करने से आप लोग को याद हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है। तो शिक्षण की उत्तम प्रणाली कौन सी है भाई। कह रहा है कि प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, या छात्रों से प्रश्न पूछे, या छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली कौन सी है, 5 का आंसर क्या होगा। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे दोस्तों। ठीक है, दोनों प्रश्न पूछेंगे तभी हो सकता है उत्तम शिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि बोल बोल कर पढ़ने का लाभ क्या है ना। बोल बोल कर पढ़ने का लाभ क्या है भाई। हम लोग तो मन में पढ़ते रहते हैं, लेकिन बोल बोल के भी पढ़ना चाहिए, खास करके बच्चों को। उसे अन्य छात्र भी सुन सकते हैं, या फिर उसे अध्यापक भी सुन सकता है, या वह खूब समझ में आता है, या वह याद हो जाता है। देखिए आप लोग पूछते हैं ना कि सर याद कैसे होगा, तो बोल बोल के पढ़ने से ना याद होता है ज्यादा, ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है कि किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक पूछ रहा है दोस्तों सीखने को, है ना, अधिगम को प्रभावित करने वाला। तो कक्ष का आर्थिक वातावरण, या फिर कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, या मनोवैज्ञानिक वातावरण, या सामाजिक वातावरण। तो देखिए यहाँ पर आपको लगेगा ना कि सारे ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर कि कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका सीखने की प्रभावशाली विधि कौन सी है। सीखने की प्रभावशाली विधि, तो करके सीखना, या व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि द्वारा सीखना, या अवलोकन विधि। तो सीखने की प्रभावशाली विधि जो है वो करके सीखना भी है ना, और करके सीखना, व्याख्यान, वाद विवाद, अवलोकन, या उपयुक्त सभी।
इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलिएगा 9 नंबर, फटाफट चलते हैं, हमको बहुत सारा सवाल देखना, अभी 75 प्रश्न देखना है और सभी सवालों को समझते हुए भी चलना है। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में करता है, तो विषय वस्तु के साथ बालक के संदर्भ में क्या करता है भाई? अंतःक्रिया या बाह्य क्रिया या सामान्य क्रिया या फिर इनमें से सभी। देखिए, एक शिक्षक जो है विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में अंतःक्रिया करता है, ठीक है, अंतःक्रिया करता है भाई, आपका बाह्य नहीं होगा और न ही सामान्य होगा, अंतःक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है कि अभिकरण द्वारा अधिगम का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अधिगम का नियम कौन प्रतिपादित किए हैं आपको ये बताना है। हेगांटी के द्वारा, कोहलर, स्कीनर, थॉर्नडाइक। तो अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम जो प्रतिपादित किया गया दोस्तों वो हेगांटी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है आपका 11 नंबर। तो ये सब सवाल जो है ना आपके काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब जो सवाल है वो रटने वाला है कुछ कुछ चीजें। पर आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? पूर्ण विधि, आंशिक विधि, मिश्रित विधि या फिर इनमें से सभी? देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधि पूछ रहा है ना। आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो इसको कहते हैं मिश्रित विधि, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो अधिगम प्रक्रिया की नहीं पूछ रहा था, ध्यान रखना है, मुख्य विशेषता नहीं पूछ रहा है। अधिगम मतलब सीखने की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्या ये सही है? एकमात्र संस्थान यहां पर लिख दिया दोस्तों, जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो अधिगम कहां होता है? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी नंबर है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, या सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा बात नहीं है। आप अधिगम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, अधिगम मतलब कहीं से भी आप सीख सकते हैं, एक शैक्षिक संस्थान ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावे भी बहुत सारे चीज हैं जहां आप अधिगम ले सकते हैं, खुद भी पढ़ करके, घर में पढ़ करके आप अधिगम ले सकते हैं, यानी कि सीख सकते। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, कह रहा है कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? तो शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दोस्तों पाठ्यक्रम में किस पर जोर देते हैं? सिद्धांत एवं अवधारणा, क्रिया एवं प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन या फिर इनमें से कोई नहीं? 13 का आंसर हो जाएगा आपका क्रिया एवं प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षक का कौशल, विद्यालय की व्यवस्था, बालक की आर्थिक स्थिति? जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा। तो पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको देते हैं? तो व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कह रहा है खेल से बच्चों को लाभ है। अब खेल से बच्चों को क्या लाभ है भाई साहब, बता दीजिए। तो बच्चों को मनोरंजन होता है, विकास होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं? तो खेल से मनोरंजन भी होता है, बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, कह रहा है कि बच्चे खेल के माध्यम से नैतिक तथा सामाजिक गुण सीखते हैं। बच्चे खेल के माध्यम से नैतिक तथा सामाजिक गुण सीखते हैं। भाईचारा, सेवा या परोपकार, या अनुशासन, या उपयुक्त सभी? तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कहां से सीखते हैं? भाईचारा से सीखते हैं, अनुशासन से सीखते हैं, है कि नहीं?
अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि खेल के माध्यम से शिक्षा देने के अधिगम शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो जाएगी। तो खेल के माध्यम से शिक्षा देने से अधिगम शिक्षण प्रक्रिया कैसी होगी? कठिन होगी, सरल होगी, पेचीदा होगी, प्रभावशाली होगी? तो दिमाग लगाइए, कठिन कैसे होगा, है ना। आज के ज़माना में ही क्या करना है बच्चों को, खेल खेल में ही तो शिक्षा देना है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था हमारी सरल हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। कह रहा है कि विद्यालयी एकता और समानता के लिए क्या आवश्यक है। विद्यालयी एकता को बनाए रखना है हमको दोस्तों, तो पोशाक की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी तो लगेंगे सभी बच्चे एक हैं, है कि नहीं। तो पोशाक की आवश्यकता होनी चाहिए और समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, तभी तो एकता और समानता दिखेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर। 19 नंबर है कि अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप क्या है। बताइए, बहुमुखी है, एकांकी है, ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। और देखिए कल होगा समान अध्ययन का टेस्ट, है ना। कल जो होगा वो समान अध्ययन का टेस्ट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो कल का भी टेस्ट आप लोग को देखना होगा, ठीक है। चलिए, अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप क्या है। वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। और जो लोग अभी तक नए हैं, है ना, अभी तक जो नए नए आए हैं उनको नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 बजे रात्रि से डेली आपकी टेस्ट होती है प्रधान शिक्षक के लिए, समान अध्ययन और डीएलएड दोनों की, ठीक है। तो हमारे यहाँ सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा टेस्ट का, इसके अलावे थियोरी का जो नोट्स है ना, डीएलएड का, वो भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 19 नंबर। अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा एकांकी, है ना, एकांकी हो जाएगा दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप, है ना। बहुत सारे लोग देखिए सी मार दिए, गलत है, सी नहीं होगा, बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 20 नंबर। कह रहा है कि अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कार्ट-लेविन, बी है आशुबेल, और सी में ऑप्शन इसका दे देता हूँ स्कीनर, है ना, सी में स्कीनर है, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों आपका जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर डी में है जीन पियाजे। क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था दोस्तों कार्ट-लेविन के द्वारा, ठीक है, कार्ट-लेविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 21 नंबर। 21 सवाल कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका क्या है। बताइए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका करके सीखना, अनुभव द्वारा अधिगम, अनुकरण द्वारा अधिगम, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल भाई साहब सही है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों का ज्ञानार्जन का मुख्य जो तरीका है वो करके सीखने का है, अनुभव द्वारा भी सीखना है और अनुकरण द्वारा भी सीखना है। बिल्कुल सही है तीनों, है ना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, बहुत अच्छा सवाल है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। ये सारे सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में छपेंगे, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और ये जो टेस्ट है ना इसको हल्के में आप मत लीजिए, ठीक है। इसको 1 से 2 बार आप रिवीजन जरूर कीजिए, फिर देखिए, और रेगुलर रखिए दोस्तों, है ना। जो आप टेस्ट दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं वो रेगुलर करते रहिए। 2 ही घंटा क्यों नहीं पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे क्लास तो हमारी बहुत दिनों से चल रही है, 2022 से ही चल रही है, ठीक है। लेकिन बीच में 2023 में फिर कुछ दिन के लिए स्टॉप किया गया था क्योंकि इसका कोई अपडेट नहीं था। फिर से आया है तो फिर से अब रेगुलर ये क्लास आपकी चलेगी जब तक एग्ज़ाम ना होगी, ठीक है। चलिए, तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन जो किया गया था ये गेस्टाल्टवादी के द्वारा किया गया था, है ना। कितना बार आप लोग को बताया है, ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा, है कि नहीं। वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, है ना, वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा।
भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी किया गया था दोस्तों आपके किसके द्वारा? जल्दी से जवाब दीजिए। थॉर्नडाइक, है ना, थॉर्नडाइक के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 कह रहा है, ऑप्शन दिख रहा है चारों, मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, ठीक है। 24 नंबर सवाल है कि अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? अनुकरण को क्या करना है दोस्तों? उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होनी चाहिए? तो अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए, या विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना चाहिए, या शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों में विद्यार्थी के अधिगम होना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपको सही आंसर क्या लग रहा है? तो इसका सही आंसर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। सी नंबर आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल चले। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सभी लोग। प्रश्न नंबर है 25 नंबर। कह रहा है कि एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय ध्यान देना चाहिए भाई, है ना। आप बच्चों को सिखाते हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? कक्षा के आकार पर, या फिर शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन पर, या बालकों के वर्गीकरण पर? क्या होगा? तो बच्चों को सिखाते समय इनमें से सभी चीजों पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। कह रहा है कि यदि प्रत्येक घंटे के पश्चात कुछ समय शिक्षण न किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा, है ना। जैसे कि प्रत्येक घंटी लगती है 45 मिनट की, तो उसके पश्चात कुछ समय शिक्षण न किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा? छात्रों ने जो विषय पढ़ा है वह अच्छी तरह शोषित होगा, या फिर छात्र आगे की शिक्षक विषय को ठीक से समझने की तैयारी करेंगे, या छात्रों में थकान समाप्त हो जाते हैं, या उपयुक्त सभी संभव है। देखिए, तो ये थोड़ा सा होना चाहिए, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का ब्रेक है कि नहीं। इससे ये सारे लाभ बच्चों को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए। क्यों शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए? क्यों दोस्तों? तो ऑप्शन है कि शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, या फिर शिक्षक सदैव अध्ययनशील होते हैं, या फिर शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है, या उपयुक्त सभी कार्य संभव होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी कार्य संभव है, ठीक है। इसका भी आंसर आएगा 1 से अधिक। अगला सवाल है आपका 28 नंबर। 28 सवाल कह रहा है कि अपनी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होना चाहिए? बताइए दोस्तों, अपनी राय में, है ना, शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र में, है ना, अपनी राय में बताना है शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र होनी चाहिए, या फिर केवल शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र होनी चाहिए, या केवल आर्थिक क्षेत्र का, या वैज्ञानिक क्षेत्र का। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अपनी राय में शिक्षक का अनुसंधान का क्षेत्र क्या होनी चाहिए। इसमें जो केवल जो दे दिया ना दोस्तों, केवल शैक्षिक समस्याओं का, यही हमें गलत लग रहा है। ऐसे इसका आंसर बी ही दिया था, लेकिन केवल दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। केवल ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 29 नंबर। 29 सवाल कह रहा है कि अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को ध्यान क्या रखना चाहिए? विषय शिक्षा के क्षेत्र हो, विषय शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर किसी विषय पर भी अनुसंधान कर सकता है, या फिर केवल यह शैक्षिक समस्याओं को ध्यान स्वयं से संबंधित है, या फिर विषय शिक्षक के विद्यालय से संबंधित है। तो अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए?
क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रयोग विधि से क्या सीखते हैं? बताइए, प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, या छात्र देखकर सीखते हैं, या छात्र अनुभव करके सीखते हैं, या उपयुक्त तीनों से सीखते हैं? प्रयोग विधि से क्या सीखते हैं भाई? तो प्रयोग विधि से बच्चे ना करके भी सीखते हैं, है ना, देखकर सीखते हैं और अनुभव करके सीखते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, 31 नंबर सवाल है कि जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर है उसके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? बताइए। और वही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो तेज बच्चे हैं वो तो समझ गए, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको कैसे समझाना है? तो उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखेंगे या फिर कठोर रखेंगे? कभी नहीं उपेक्षापूर्ण रखेंगे और ना ही कठोर रखेंगे और ना ही दया का रखेंगे, सहानुभूति का रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, सहानुभूति का भाव रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 प्रश्न कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी कि साइकोलॉजी जो वर्ड है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत या फ्रेंच? तो साइकोलॉजी तो संस्कृत है नहीं, और न ही ये फ्रेंच है, और न ही ये लैटिन है, ये हो जाएगा ग्रीक भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मात्र शिक्षा से, या मात्र दर्शन से, या मात्र मनोविज्ञान से, या सभी से? तो शिक्षा मनोविज्ञान ही है दोस्तों, ये शिक्षा से है ना, शिक्षा से भी है, दर्शन भी है, मनोविज्ञान भी है, आंसर हो जाएगा सभी विषय से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर, करे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, या सामने लाना, या नेतृत्व देना, या सभी विषयों से? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर की, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। कथन आपको कम से कम 3-4 सवाल जरूर पूछेगा, है ना, एग्जाम में कथन। और ये कथन वाला मैं आप लोग को अलग से भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बोले ना, टेंशन नहीं लेना है, जो भी है मैं आप लोग को करवा दूंगा, और इसका नोट्स भी आप लोग को दे दूंगा। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है, जल्दी से बताइए। ये कथन है दोस्तों वुडवर्थ का, है ना, ये कथन है वुडवर्थ का ही है। दो ही में आप लोग को बताना था ना, 2 ऑप्शन में ही आपका आंसर हो गया ए, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है 36 नंबर, कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है भाई साहब? 36 क्वेश्चन है, तो ये कथन है भाई हमारे BF स्किनर महोदय का, है ना, याद रखना है, स्किनर महोदय का। अगला प्रश्न है 37 नंबर की, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना। तो विषय सामग्री का जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा सीखना, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, दिख रहा है, और चारों ऑप्शन दिखना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा छोटा कर दिए हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि आपका कोई विद्यार्थी किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और विद्यालय आ सकने में असमर्थ है, वह अपने भाई को आपके पास भेजता है तथा अपने घर आपको बुलाता है, तो आप क्या करेंगे? आपका कोई विद्यार्थी किसी भयंकर बीमारी से क्या है, ग्रस्त है, और विद्यालय आ सकने में क्या असमर्थ है, तो वह अपने भाई को आपके पास भेजता है तथा अपने घर आपको बुलाता है, तो आप उसके भाई से आने का वादा कर देंगे पर जाएंगे नहीं। क्या ऐसा हम करेंगे? बिल्कुल नहीं बात, ऐसा काम, गलत काम नहीं करना है।
बी नंबर है कि आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आपको छात्रों के घर जाना पसंद नहीं है, ये भी गलत है। आप वहां इस कारण नहीं जाएंगे क्योंकि वह छात्र भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और आप डर रहे हैं कि कहीं आपकी बीमारी ग्रस्त न हो जाए, ये भी गलत है। आप उचित दवाइयां खाकर तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर तब वहां जाएंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 कह रहा है कि आप अपने छात्रों के आग्रह पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं तो वहां आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, है ना। आप अपने छात्र के आग्रह पर, है ना, बच्चे कहते सर पिकनिक से चलिए, घूमने चलिए, है ना, आपके स्कूल से भी जाते होंगे तो पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं तो वहां पर आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ये सवाल है। सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, बिल्कुल सही है, सामान्य रूप से करना चाहिए, है ना। विशेष रूप से क्या करेंगे, छात्रों के स्तर के अनुकूल व्यवहार करेंगे, या आप छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, या छात्रों को डांटते रहेंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर भाई सामान्य व्यवहार करेंगे हम बच्चों के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। प्रश्न है कि आपके किसी विद्यार्थी की मां बहुत बीमार है, बहुत अच्छी बात है, वह काफी दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाता तो आप क्या करेंगे, है ना। कोई विद्यार्थी है जिसकी मां बीमार है तो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी वह विद्यालय आएगा उसे डांट लगाएंगे, गलत बात है। उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत बात है। आप उससे कहेंगे कि कम से कम अनुपस्थित रहने का प्रयास करेंगे, ये भी नहीं है। उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानकर चुप रहेंगे। देखिए यहां जो ऑप्शन दिया है थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अनुपस्थिति के कारण को जानकर चुप रहेंगे ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप बच्चे की अनुपस्थिति के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर ये होना चाहिए डी नंबर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधार लेना है, उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डी नंबर ही इसका सही होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 41 नंबर। जब भी इस प्रकार का सवाल रहे दोस्तों तो उस कारण को आप जानने का प्रयास करना है आपको। ठीक है, जहां भी इस ऑप्शन में आपको दिखे तो वही आपको टिक करना है। प्रश्न है कि मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। मौलिकता का गुण, वे बालक जो धनी परिवार से संबंधित रखते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है जो धनी होगा उसी मौलिकता होगा। जो बालक निर्धन से हो ये भी गलत है। जो बालक सृजनशीलता का गुण रखता हो भाई, इसमें क्या पाया जाएगा, तो मौलिकता का गुण पाया जाएगा। ठीक है, सृजनशील बालक में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, और ये नंबर देखिए आपको दिया गया है दोस्तों पीडीएफ नोट्स के लिए। आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर, है ना, ये नंबर है 78 57 82 43 10। अभी इसमें मात्र 399 चार्ज लगेगा। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा फोन पे, गूगल पे से इसी नंबर पर, और आपको इसी नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, और व्हाट्सएप पे ही आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, और उसमें आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां आपको डेली वाइज फिर पीडीएफ मिलते रहेगा। ठीक है, और जो पुराने लोग हैं उनका मात्र 201 लग रहा है, और जो नए लोग हैं उनका 399 लग रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर की, वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक आदि पक्षों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उन्हें कहा जा सकता है। उन्हें क्या कह सकते हैं भाई, वे बालक जो सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक आदि पक्षों में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, विकलांग बालक, अपराधी बालक, विशिष्ट बालक या क्रोधी बालक। 42 का जल्दी से बताइएगा। तो उसे कहा जाता है दोस्तों विशिष्ट बालक, है ना, उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक उसको कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक, भावात्मक और शैक्षिक दृष्टि से क्या है, वो अलग है सभी बच्चों से, उसी को तो कहेंगे विशिष्ट बालक, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 43 नंबर कि पिछड़े बालकों की पहचान हेतु निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि या फिर इनमें से सभी। तो पिछड़े बालकों की पहचान के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम करेंगे खेल विधि भी प्रयोग कर सकते हैं,
मनोवैज्ञानिक विधि भी प्रयोग कर सकते हैं और निष्पत्ति विधि भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सारे विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर सवाल है कि किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता कौन सी नहीं है। तो समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं पूछ रहा है, क्या होगा? तो झूठ बोलना तो समस्यात्मक बालक का विशेषता होगा ही, चोरी करना भी होगा, है ना, क्रोध करना भी होगा। कौन सा नहीं है? तो आज्ञा का पालन करना, ये समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं हो जाएगा, है ना, है कि नहीं? आज्ञा का पालन करना ये समस्यात्मक बालक का लक्षण है नहीं। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है? ये कथन है दोस्तों आपका किसका? तो ये है डंडेकर महोदय का। किसका हो जाएगा? डंडेकर महोदय का ये कथन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 46 नंबर। 46 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। तो एक पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सीखने की धीमी गति तो होगा ही, है ना, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति भी होगा, है ना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सब पिछड़े बालक की विशेषता है। नहीं पूछ रहा था हमसे। असमायोजन व्यवहार, ये भी पिछड़े बालक की विशेषता है। अब नहीं कौन होगा? तो जीवन में आशा का अनुभव, ये है दोस्तों पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर की आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत का कारण हो सकता है कि अज्ञानता या फिर माता पिता की आज्ञा या आत्मनियंत्रण। तो इसमें तो सोचने वाली क्या बात है, जल्दी से बताइएगा। चोरी करता है, अब इसमें भी बहुत सारे लोग देखिए डी मार दिए, बहुत सारे लोग डी मार दिए, अब बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी कर रहा है, तो वो अज्ञानता है, इसके वजह से चोरी कर रहा है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। माता पिता की आज्ञा से चोरी करता है कोई, ये गलत ना हो जाएगा। आत्मनियंत्रण ही अगर उसके रहता तो फिर चोरी क्यों करता? तो ये भी गलत बात है। यही ना कहे कि थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना है ना, ऐसे ही अटकर पे मटकर नहीं लगाते रहना है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर के। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, है ना, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, या प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, या आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर की मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है ये बताइएगा। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, या शिक्षा बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, या शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, या उपयुक्त सभी। 49 में क्या होगा? 49 का भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का है, या फिर मानव सिद्धांत का, या शैक्षिक सिद्धांत का, या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, क्या होगा? 50 का क्या होगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, वो मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 51 नंबर कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। बताइए, काफ़ी बढ़िया है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 47 में, 1920 में, 1900 में, या फिर 1940 में? देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, ऐसा थोड़ी कि आज़ादी हुआ तो मान लिए, है ना, ऐसा नहीं है। वर्ष 1900 माना जाता है, ठीक है, वर्ष 1900। 52 नंबर सवाल है कि आंकड़ों की व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य होता है। बताइए कौन सा सही है, ये बताना है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। वर्गीकरण, या फिर सरणीयन, या आलेखी निरूपण, या इनमें से सभी।
52 का हो जाएगा, इनमें से सभी कार्य करना होता है दोस्तों, है ना, आंकड़ों से संबंधित। अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से कौन सा प्राचीन विधि है? प्राचीन विधि कौन सी है ना, सबसे पुरानी विधि। प्रयोगात्मक विधि तो नई विधि है, विकासात्मक भी नई है, और इतिहास विधि भी पुरानी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा पुराना ये हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि जो है ये सबसे पुरानी विधि है। ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? बताइए, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में दोस्तों उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? तो आंसर हो जाएगा प्रश्नावली विधि में। उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है तो प्रश्नावली विधि में। अगला है 55 नंबर की, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा क्या बताता है? तो शिक्षा में कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, या शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, या शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं, या शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण कैसे करें। 55 का क्या होगा? तो ये बताता है दोस्तों कि शिक्षा का उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 56 नंबर की, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को इसलिए करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। जी हाँ, तो इसीलिए करना चाहिए दोस्तों, है ना, क्योंकि आप अपने शिक्षण को क्या कर सकते हैं? अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर कि आपकी कक्षा का एक बालक बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है और वह हर बात पर क्रोध करता है, आप उसके इस दोष के निवारण हेतु क्या करेंगे? बताइए। आप उसे प्रताड़ित करेंगे, बिल्कुल गलत है। आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या क्या हानियां हैं, ये हो सकता है। अगला है कि आप उससे बात करना छोड़ देंगे, तो ये भी गलत बात है। आप उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे भैया, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या क्या हानियां होती है। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर, किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए क्या आवश्यक है? सृजनात्मकता का गुण होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन का भाव, या तार्किकता का भाव, या कल्पनाशीलता, या फिर संवेदनशीलता। तो सृजनात्मकता का गुण होने के लिए कल्पनाशीलता होना चाहिए दोस्तों, है कि नहीं? कल्पनाशीलता होनी चाहिए। अगला है आपका 59 नंबर। 59 है कि आपकी कक्षा का एक बालक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है ना, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसे दंडित करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? इस प्रकार के बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार का सवाल ना आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप प्रयास यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि गलत ना हो। कह रहा है कि उसे छड़ी से पीटना शुरू कर देंगे, भैया ऐसा काम करना ही नहीं है। उसके शिकायत पत्र के माध्यम से उसे अभिभावक के पास भेजेंगे, यह भी नहीं करना है। बालक को चोरी करने की हानियों के विषय में बताएंगे तथा भविष्य में उसे ऐसा न करने के लिए चेतावनी देंगे, या बालक पर आर्थिक दंड लगाएंगे, ये भी गलत है। सी नंबर आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 60 नंबर। कह रहा है कि किसी सृजनशील बालक का लक्षण क्या होनी चाहिए? सृजनशील बालक का लक्षण, लचीलेपन का अभाव। अब सृजनशील रहेगा तो अभाव कैसे रहेगा भाई, है ना। समस्या के प्रति सजग न होना, ये भी गलत है। और गत्यात्मकता का अभाव, ये भी गलत है। सृजनशील बालक में जिज्ञासु बालक होते हैं, है ना, जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में लड़कों में आपराधिक प्रवृत्ति के होने का प्रमुख कारण क्या है? किशोरावस्था में लड़कों के आपराधिक प्रवृत्ति के होने का प्रमुख कारण क्या है? निराशा, असफलता, नए अनुभव की इच्छा। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर उपयुक्त सभी, है ना। आपराधिक प्रवृत्ति
खास करके जो पनपता है ये किशोरावस्था में ही होता है दोस्तों, 12 से 18 साल की उम्र में। अगर इसी समय आपका बच्चा सुधर गया तो बन गया, और नहीं सुधरा तो बिगड़ गया। अगला प्रश्न देखिएगा 62 नंबर। आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह कौन सा बालक है? विकलांग बालक, विकलांग में तो नहीं आएगा, विकलांग में आएगा कभी नहीं आएगा, मंद बुद्धि में भी नहीं आएगा, ये इसको हम पिछड़ा बालक में रखेंगे, है ना, ये पिछड़ा बालक में आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कौन से हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंद बुद्धि या पिछड़े हुए या समस्यात्मक या फिर उपयुक्त, सभी हो जाएगा, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसमें सभी बालक आते हैं। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर के सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरण व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, या वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, या ध्यान व रुचि का अध्ययन, या फिर वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। क्या होगा? देखिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरण और पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बताइए। मनोविज्ञान जो है ये मन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? रेवनी, अरस्तु, डेकार्ट या स्कीनर? तो आप जानते हैं उसको, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, बीएफ स्कीनर हो जाएगा, है ना, स्कीनर महोदय का है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये प्लेटो की है, पी.एन. झा की है, स्कीनर का है, हर्बर्ट का है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको स्कीनर महोदय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। 67 कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, वो अवस्था कौन सी है? जब बच्चा तार्किक रूप से, है ना, ध्यान दीजिएगा, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटना के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको क्या? मूर्त संक्रियात्मक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 7 से 11। अगला प्रश्न देखिएगा आपको 68 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के सोचने में सहायक कारक निम्न में से कौन सा है? तो सोचने में सहायक कारक कौन है? प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता, अनुभव, उपयुक्त सभी? तो सोचने में सहायक पूछ रहा है दोस्तों, तो ये प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा, कल्पनाशीलता भी हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है 69 कि बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं। निम्न में से यह मत किसका है, यानी कि यह कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं, पियाजे महोदय, पैब्लो, स्कीनर या पियाजे, पैब्लो, स्कीनर, कोहलबर्ग? क्या होगा? आंसर हो जाएगा ये है पियाजे महोदय का, ठीक है ना, पियाजे महोदय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर। 70 नंबर है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह मत किसका है? बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। 70 का आंसर क्या होगा? तो कांव, है ना, याद रखना है, कांव, क्रो एंड क्रो का ये कथन है, ठीक है। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। कथन तो भाई साहब रटना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं कथन में, है ना, रटना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा 71 नंबर कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? अमूर्त वस्तु के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था?
71 का क्या होगा? तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में जो बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है वो है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। 72 कह रहा है कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उत्तम मानते हैं? है ना, बच्चा कैसे सोचे कि जिसको सबसे उच्च माना जाए? रुचि के आधार पर सोचना, या फिर अनुभव के आधार पर सोचना, या तर्क के आधार पर सोचना, या अनुकरण के आधार पर सोचना? देखिए, तो सबसे उच्च जो माना जाता है सोचने की प्रक्रिया में तो वो है तर्क के आधार पर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना, तो सबसे उच्च इसी को माना जाता है। अगला है 73 नंबर। 73 कह रहा है दोस्तों कि किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो ऑप्शन चलिए मैं इसका दिखाता हूं। इसका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, भाषा संप्रेषण में, निपुणता में, असीमित कल्पना शक्ति, या बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, या उनकी बोलने की गति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भाषा संप्रेषण में निपुणता। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर, सेकेंड लास्ट। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग किया है? तो इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कई बार बताए भी है, आप लोग को याद भी हो गया होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर महोदय के द्वारा दिया। एक नंबर का सवाल है दोस्तों, है ना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 75 नंबर कि आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं। कैसे तेज कर सकते हैं अधिगम की गति? अधिगम की गति मतलब सीखने की गति, है ना। सीखने की गति आप कैसे तेज कर सकते हैं? तो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया का और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन है, और ए नंबर ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए, आप लोग बताते नहीं कि कैसा लगा, क्या इसमें बदलाव। सिर्फ ऑप्शन 5 आप लोग खोजते हैं, लेकिन देखिए क्या करें, हम भी थोड़ा सा मजबूर हैं। ये सारे जो हमारा जो टेस्ट बना हुआ है ना, सब 4 ऑप्शन का ही बन गया है ना। अब इसमें 5 ऑप्शन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम कुछ प्रयास तो करेंगे। ठीक है, कुछ प्रयास करेंगे हम कि इसमें आपको 5 ऑप्शन दिया जाए, है ना। तो ये आप इसमें जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ। आज ये 75 महत्वपूर्ण सवाल रहा समान डीएलएड का। कल जो टेस्ट होगा वो समान अध्ययन का कल टेस्ट होगा, और इसमें जुड़ने के लिए आपको नोट्स लेने के लिए 399 चार्ज लगेगा, तभी आपको इसका नोट्स मिल पाएगा। न्यू टीचर्स के लिए, और जो पुराने लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उनका मात्र 201 लगेगा, क्योंकि वो पहले भी पेड कर चुके हैं। अगर फिर से दोबारा वो रिवीजन करना चाहते हैं इस नए बैच में तो आप जुड़ सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप इसमें जुड़िएगा, पेमेंट करिएगा। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे नहीं चलाते हैं तो आप किसी और के द्वारा भी आप कर सकते हैं, अपने मित्र से, है ना, या फिर मार्केट में कहीं से भी आप पेमेंट करके आप हमको इस नंबर पर भेज दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है ना। यही नंबर हमारा क्या है? व्हाट्सएप है। तो जो भी पेमेंट करेंगे ना तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, तब तो हम आपको जोड़ पाएंगे, आपको पीडीएफ दे पाएंगे। इसीलिए पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको हमें व्हाट्सएप करिएगा, वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और फिर आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल। खुश रहिए, मस्त रहिए, और एकदम तैयारी करते रहिए, है ना। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा डेली पढ़िए, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।